सभी को आवाज आ रही है मेरी? सभी को आवाज आ रही है मेरी? एक बार सभी लोग बोल दें, आवाज आ रही है सभी को? एक बार सभी लोग बोल दें, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को क्या देखना है, क्या बोलता है ये लॉ, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि वर्क डन के बारे में मैं आपको समझा चुका था और हीट के बारे में मैं आपको समझा चुका था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्क डन एंड दैट इज कॉल्ड हीट। तो ये मैं आपको समझा चुका था। तो फर्स्ट लॉ बोलता क्या है, इसका स्टेटमेंट पहले आप लिख लें। इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट it states that the conservation of energy, about the conservation of energy, about the conservation of energy, about the conservation of energy. Good morning to all. Good morning to all. हाँ, about the conservation of energy in different manner, in different manner. अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टोटल इंटरनल एनर्जी, जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी इज द समेशन ऑफ, इज द समेशन ऑफ, समेशन ऑफ जितना भी वर्क डन हुआ, ठीक है, वर्क डन एंड हीट लॉस। देखो, अगर कोई काम होता है तो वहां पर हीट लॉस तो होता ही होता है। ठीक है, तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी है, जो चेंज इन टोटल इंटरनल एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, वो डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। एंड जो कि समेशन है वर्क डन प्लस हीट एनर्जी का। ठीक है, जो कि समेशन है किसका, वर्क डन प्लस हीट एनर्जी का। तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, और क्यू क्या है, हीट। तो यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर? डब्ल्यू इज द वर्क डन, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, और क्यू क्या है, हीट।
हीट चेंज बोल सकते हैं। किसी को कोई डाउट यहां पर? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ऑल क्लियर? देखो, अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कैसे देखना है हमको? जैसे हमने यहां पर एक सिस्टम लिया, ठीक है, इस सिस्टम में कोई मटेरियल है, ठीक है, और यहां पर मैंने पिस्टन लगा दिया। ये फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो होगा क्या साइन कन्वेंशन में, आपको मैं बता दूं कि जो वर्क डन है और जो हीट है, इसी के हमें साइन कन्वेंशन देखने होते हैं। वर्क डन और हीट, इसी दोनों के हमें साइन कन्वेंशन देखने हैं। तो होता क्या है, अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन में, तो जब हीट एब्जॉर्ब होगी, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो वहां पर जो हीट होगी, जो Q होगा, देन Q इज पॉजिटिव, Q इज पॉजिटिव, वहां पर Q कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? दूसरा लिख सकते हैं, व्हेन हीट इज फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम या इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम, इवॉल्व बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, देन Q इज नेगेटिव, Q क्या होगा वहां पर? नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को, है ना? अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, समझे कि नहीं? वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो वहां पर होगा पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होता है? पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होगा? इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में चीजें बताऊं, अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, चाहे वो हीट एब्जॉर्ब करके बढ़े तब भी पॉजिटिव होगा, या फिर सिस्टम पर वर्क किया जाए, सिस्टम पर वर्क हो रहा है ऑन द सिस्टम, तो एनर्जी बढ़ेगी, तब भी हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। अगर सिस्टम से एनर्जी निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, देन Q इज ऑल्सो नेगेटिव, और अगर वर्क डन कर रहा है सिस्टम तब भी एनर्जी निकलेगी सिस्टम से। फॉर एन एग्जाम्पल, आप काम करते हैं तो आपकी एनर्जी निकलेगी ना, लॉस होगी ना, तो वहां पर आप नेगेटिव ले लोगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये केमिस्ट्री में आपको यही साइन कन्वेंशन लेकर चलना है। अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ी, चाहे वो हीट एब्जॉर्ब करके या फिर उस पर वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ये सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको किसी ने मार दिया कुछ फेंक कर, ठीक है, तो या हाथ से मार दिया, तो आपकी ना एनर्जी बढ़ जाती है, आपको ना गुस्सा आ जाता है ना, एनर्जी बढ़ना। तो वहां पर आप ना एनर्जी आपकी पॉजिटिव वे में जाएगी। लेकिन आपने मार दिया, मतलब आपकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई है वहां पर। इस तरीके से हम कंसीडर करके चलते हुए आगे बढ़ते हैं। हो गया ये समझ में आ गया आपको? तो जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ये दिमाग में रखना आप, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई डाउट? अब देखो, इसके कुछ स्पेशल केस हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
important point of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Of thermodynamics. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखना चीज़ों को। अगर मैंने बोला यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस, प्रोसेस जो है वो साइक्लिक हुआ, ठीक है, देन डेल्टा ई जो होगा या डेल्टा यू जो आप लेकर चल रहे हैं, दैट इज जीरो। जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी वहां पर। क्लियर है, कोई डाउट? तो जब डेल्टा यू जीरो हो गया तो यहां पर क्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल क्यू, यही तो है। तो हमारा जब साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो जीरो है, तो यहां पर आप इक्वेशन में जब रखोगे इसको, यहां पर जीरो रखोगे आप, तो डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस क्यू आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आपकी इक्वेशन बन जाएगी डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू। एम आई राइट? जल्दी बोले सब सभी लोग चैट पर, क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको पिछली क्लास में बता चुका था, यहां पर Q जो है होता है वो जीरो होता है, डी क्यू इज जीरो। तो जब डी क्यू जीरो होता है तो यहां पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, जो डेल यू है वो आ जाएगा डेल डब्ल्यू के बराबर। एम आई राइट? तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ये आ जाएगा आपके पास। सभी लोग बोले चैट पर, समझे कि नहीं? शांति में मत रहे आप लोग। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। देखो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता, पी डीवी, और डीवी क्या है यहाँ पर, जीरो। इफ डीवी जीरो, इफ डीवी जीरो मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो, क्योंकि आइसोकोरिक है तो डब्ल्यू जीरो होगा इसमें। तो ये पूछ सकते हैं आपसे रिलेशन कि जब डब्ल्यू जीरो होगा तो डी यू किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू के। मतलब वर्क डन जीरो है तो टोटल जो एनर्जी होगी वो हीट लॉस में जाएगी। किस में जाएगी, हीट लॉस में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, थोड़ा नोट कर लेना सही से आप लोग। कोई डाउट आप लोगों को? आगे चलूं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ऑल क्लियर? आगे चल सकता हूं? यहां पर देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो डेल यू है, यहां पर हम वो भी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहां पर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को देख लेते हैं। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, व्हाट इज हीट कैपेसिटी? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? amount of heat requires to raise the temperature, raise मतलब increase करना, amount of heat required to raise the temperature of system by
यूनिट बाय यूनिट, यूनिट मतलब एक यूनिट टेम्परेचर बढ़ाया, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? हीट कैपेसिटी वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको पहले से तो जानते होगे कि हीट कैपेसिटी क्या होती है ना? तो यहां पर बोल सकते हैं, इसके पॉइंट्स लिख लें आप हीट कैपेसिटी के। इट इज एन इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। इट इज डिपेंडेंट ऑन नेचर, इट इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से उसकी हीट कैपेसिटी होगी। ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये। कोई डाउट किसी को यहां तक? देखो सभी लोग को बोलना है चैट पर, सभी को क्लियर हो रहा है? अगर आप लोगों को लेट आ रही है वॉइस तो लिंक 2 पे एक बार क्लिक कर दिया करो आप लोग। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी कितने टाइप की होती है वो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहलाती है? यहां पर हम ना एक स्पेसिफाइड अमाउंट रख देंगे। हीट कैपेसिटी क्या है? सिर्फ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर किसी फिक्स अमाउंट का टेम्परेचर बढ़ाया, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो if we increase, या इसको ऐसे लिख लो आप, इसको आप ऐसे लिख लो, फॉर 1 ग्राम, फॉर 1 ग्राम सिस्टम मटेरियल, द हीट लूज और गेन्ड, लूज और गेन्ड, ज्यादातर हम गेनिंग की बात करेंगे, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम टू 1 यूनिट, 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज, 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना आप। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल सी, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल सी। कोई डाउट? तो अगर हम स्पेसिफिक हीट को निकालें तो यहां पर जो हमारी
हीट कैपेसिटी है उसको हम मास ऑफ द सिस्टम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि हीट कैपेसिटी सिर्फ बताता है कि अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मटेरियल टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। तो कोई भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा है बाय 1 यूनिट, और मटेरियल हमें फिक्स नहीं दिया गया है, कितना भी मटेरियल हो सकता है। लेकिन अगर हमने स्पेसिफाइड कर दिया मास को, m इज द मास ऑफ सिस्टम, तो यहां पर वो स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। मोलर हीट कैपेसिटी, व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी? यहां पर हम पर मोल की बात करेंगे, ऑब्वियस, इतना तो सेंस होता है हम लोग के पास कि हम चीजें पहले से थोड़ा सा समझ सकें। तो इट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम having 1 mole material increase the temperature by 1 unit called molar heat capacity। और इसका हम किस तरीके से बोल सकते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाई cm। तो यहां पर हम कैपिटल सी ले लेंगे हीट कैपेसिटी, और नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। तो पर मोल की बात कर रहे हैं हम यहां पर, किसकी बात कर रहे हैं? पर मोल की। कैपिटल सी इज हीट कैपेसिटी, एन इज मोल, तो हीट कैपेसिटी पर मोल। ये अगर पर मोल की बात है तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने बताया था पर मोल पर मास ले लेंगे, स्पेसिफिक कर देंगे तो वहां पर इंटेंसिव हो जाएगी। इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी जो भी स्पेसिफिक भी लग जाए वो भी इंटेंसिव होती, तो ये भी हमारी इंटेंसिव हुई। इट इज आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैं बता चुका था आपको पिछले क्लास में। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अगर याद नहीं हो आप लोगों को तो पढ़कर आया करें आप लोग, थोड़ा नोट कर लो इसको जल्दी फटाफट। मोलर हीट कैपेसिटी हो चुकी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे यहां पर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी हमें कैसे बताना है? तो लिख लो हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम। हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की मतलब आइसोकोरिक कंडीशन है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इन आइसोकोरिक कंडीशन is called
हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख लेना है इसको। क्लियर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय सीवी। सीवी से डिनोट कर सकते हैं इसको। कोई डाउट? अगर हम पर मोल की बात करेंगे तो मोलर में ले लेंगे, तो यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर लिख लेना मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट, इसको फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम लोग। सीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात चल रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो एनर्जी होती है, जो हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और कांस्टेंट प्रेशर पे हम इंथैल्पी बोलते हैं। पिछली क्लास में भी बता चुका हूं मैं ये। तो यहां पर हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर इतनी बात? तो ये हो जाएगा आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी होगी दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पर लिख लेना हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम। कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम क्या कहलाता है, प्रोसेस। हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इन आइसोबैरिक कंडीशन। आइसोबैरिक कंडीशन। तो अगर आइसोबैरिक कंडीशन पे होगी तो उसको क्या बोल देंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर को इट इज डिनोटेड बाय, लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय सीपी। और सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी हो जाएगा, क्योंकि इंथैल्पी कहलाती है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो डीएच बाई डी टी आ जाएगा इसका रिलेशन। क्या आ जाएगा, डीएच बाई डी टी। समझ में आ गई सबको बात? कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर? जल्दी से नोट कर लो इसको, मैं चार्जर लगा दूं, इसको जल्दी से नोट कर लो आप।